नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे फैक्ट विद दिनेश। आज हमारे साथ है सत्यजीत मिश्रा जी, ये बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे रिगार्डिंग द कास्ट। ये कास्ट में अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी कास्ट 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 हो गया। डेवलपमेंट की बात भूल गए, कास्ट की बात करेंगे। पॉट होल्स है लेकिन कास्ट की बात करेंगे। कुछ भी अब हो गया है, सिर्फ कास्ट ही रह गया है और कुछ रहा ही नहीं, ऐसा लगता है पूरे देश में कि कौन ब्राह्मण है, कौन एससी एसटी है, कौन ओबीसी है, एससी एसटी एक्ट लग रहे हैं। सब कुछ यही चल रहा है और कोई चल ही नहीं रहा है कुछ भी। तो आज हम थोड़ा सत्यजीत जी से डिस्कस करेंगे और उनसे समझेंगे कि ये एक्चुअली है क्या, क्या चीजें हैं, क्या कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हमको वो बताएंगे कि किस हिसाब से चेंजेस होने चाहिए। और जो बीजेपी गवर्नमेंट भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, एमपी की गवर्नमेंट, कि भाई 73% कर दो, और सारी पार्टीज उसमें साथ दे ही रही है वोट बैंक के लिए। तो आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कितना मिलना चाहिए और क्या ब्राह्मणों के साथ और जो जनरल कैटेगरी के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सत्यजीत मिश्रा जी मिश्रा है, तो ब्राह्मण है, आई थिंक ब्राह्मण, करेक्ट जी, जी। ब्राह्मण ही बोलिए। मैं ब्राह्मण पब्लिकली है बताने तो से इनके पहले। हाँ। पास, हाँ, नहीं नहीं, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि एज पर द पॉलिटिशियन, एज पर द सम जुडिशियरी और एज पर द नॉर्म्स आपके पास बीएमडब्ल्यू, ऑडी, 3-4 बंगले सब कुछ है क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, एज पर द परसेप्शन ये है। तो इसलिए अ, जानना जरूरी है क्योंकि आजकल ऐसे ही है ना कि भाई वो तो ब्राह्मण है, तो उसको तो पास सारी फैसिलिटी है, हम गरीब हैं। तो सत्यजीत जी मोस्ट वेलकम। एंड सॉरी मैंने आपसे कास्ट पूछ ली पहले ही, बट क्या करें, आजकल सिचुएशन ही हाँ, ऐसा है, इसीलिए आप तो पूछना पड़ा। सबसे पहले तो सभी सभी दर्शकों को जय श्री राम। को नमस्कार। देख, बात सही है आपकी। आपको भी पूछना ही है। अब तो अगले साल से सरकार ही हमारी जात पूछने वाली है कि भाई किस जाति से हो। तो हर कोई पूछेगा, तो उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। जहां तक रही मेरी बात कि मैं किस जाति का हूँ, ऑनेस्टली मुझे 2-3 साल पहले ही पता पड़ा है कि मैं किस जाति का हूँ। मतलब मैं बिहार में मैं रहा नहीं हूँ ज्यादा। मैं किसी दूसरे स्टेट में रह रहा था और वहां मिश्रा सरनेम सुनकर मुझे लोगों ने कहा कि तुम तो ब्राह्मण ही हो। मैंने कहा हाँ, मैं ब्राह्मण ही हूँ, और तो क्या होता है इधर। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, नहीं तुम और कुछ नहीं हो ना, और कोई जाति है। मैं नहीं, घर पे पूछ के फिर से एक बार बताऊंगा। तो जो जो क्या कहा जाता है ना कि जातिवाद हमारे मन में घुसा हुआ है। मतलब मुझे मेरे घर वालों ने ढंग से बताई भी नहीं मेरी जाति, मुझे बाहर वालों ने बताया। और फिर मुझे जब पता चला ये जातिवाद आरक्षण नाम की भी चीज का कब पता चला, जब मैं 12th में जेई की प्रिपरेशन कर रहा था। तब मुझे पता पड़ा कि कुछ ऐसा भी होता है कि जाति की वजह से डिसाइड होता है कि किसको पहले एडमिशन मिलेगा, पहले बाद में एडमिशन मिलेगा, वैसा। तभी मुझे कुछ कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। लेकिन मैंने धीरे धीरे नोटिस किया। मैंने मतलब जैसे जैसे मैं लोगों के पास बात करने लगा, अखबार पढ़ा, तो पता चला। मतलब अब अच्छा, हाँ, ये मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ मैं आपको एग्जैक्ट, क्योंकि जातियां आपको पता है इंडिया में कितनी है वैसे। मतलब मैं अपनी जाति बताऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले बताओ कितनी जातियां इंडिया में। 1931 के सर्वे के अनुसार इकतालीस सौ नहीं, इकतालीस जातियां। इस पे आते हैं अभी। तो हाँ, ये कास्ट सिस्टम पे आएंगे हम अभी। बट हम हाँ। इसमें पहले तो ये देखते हैं कि कास्ट के बेस पे क्या आपको क्या फेस करना पड़ा। जैसे अब आप बोल रहे हैं कि आपको 12th के बाद पता चला, तो पहले हम आते हैं कि आपको क्या फेस करना पड़ा, फिर हम आते हैं कि म- कितनी नंबर ऑफ कास्ट है और कैसे बढ़ी है। मैं एक पड़ोस में एक हमारे भाई रहते थे, मीणा जी है। मीणा सरनेम आपने सुना होगा, राजस्थान के। मुझे नहीं पता था कि ये कमजोर कास्ट है। हमारे बगल में गली में मतलब रहते थे। तो मेरा जब आरपीईटी का, राजस्थान का जो इंजीनियरिंग टेस्ट का जो एग्जाम होता है, उसका रिजल्ट आया, तो मेरी एक रैंक आई हुई थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ भाई, तेरा आरपीईटी में क्या हुआ। मैंने कहा यार देखो, मेरा तो इतनी रैंक आई है और सोच रहा हूँ कोई प्राइवेट कॉलेज में चला जाऊंगा। कह रहे यार, तूने जेई की भी प्रिपरेशन की थी। मैंने कहा हाँ, उसमें मेरे इतने नंबर थे, और मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं। उन्होंने कहा नहीं, थोड़ी कम गई है ना तुम लोगों की तो फिर बगल वाला एक और बंदा खड़ा था, उसने कहा कि नहीं नहीं भैया, ये जनरल कैटेगरी में होगा ना, इसको उस रैंक उससे इसको ज्यादा मार्क्स चाहिए होंगे। तो मैंने उससे पूछा मतलब मैं जनरल में, मतलब क्या हुआ इसका। अब आप सोचे, 17-18 साल का था मैं, मुझे ये नहीं पता था कि मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, एसटीएससी का हूँ। मुझे ढंग से इसका क्लैरिटी नहीं थी। मैंने कहा मतलब, कह रहा है कि नहीं नहीं भाई, ये मेरा है ना, इनका एसटीएससी का वो रहता है, इनका कोटा है, इनका है ना, वो जो कट ऑफ है जो कम जाता है। तो मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। फिर वो बोले कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चल ठीक है, तू आरपीटी में चल। मैं कहा होगा भाई, छोड़ो क्या है। फिर मैं घर गया, मैंने घर पे बुआ जी से पूछा, मेरी बुआ जी को भी नहीं पता था। फिर मैंने फूफा जी आए रात को, उनसे मैंने पूछा।
फूफा जी ऐसा भी कुछ होता है? कह रहे, हाँ हाँ होता है ना। मैंने कहा वो भैया है ना वो बता रहे थे, हाँ वो मीणा है ना उसको मिला होगा। तो फिर मैंने अगले दिन ऐसे ही उनको बोल दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, मतलब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ऐसे ही जाके उनको बोला। मैं कहा यार आप लोगों के सही है यार, कम मेहनत से भी आप लोगों को जल्दी एडमिशन मिलता होगा। अब मैंने अपने भोलेपन से बोला, मैं किसी की इंसल्ट ही नहीं कर रहा था। वो भाई गुस्सा हो गया लिटरली। मतलब वो मेरे से हट्टा कट्टा भी था, और सीधे बोलता है, तेरे को क्या फर्क पड़ रहा है बे? तुझे इस बात से क्या मतलब? मैंने कहा यार भैया मैं तो वैसे मजाक कर रहा था यार। तो आप समझ रहे हो, मतलब उनको मेरा यहाँ नुकसान हो गया इस जाति की चीज वजह से। उसका फायदा हुआ, मैंने सिर्फ मजाक कर दिया, उस पर भी उसको हर्ट हो गया। अब आप समझिए कि इससे नेगेटिविटी किसके अंदर फैलेगी, मेरे अंदर आएगी ना, कि जाति की वजह से मुझे अपमान झेलना पड़ रहा है, मुझे डर के रहना पड़ रहा है। ये पहला इंसिडेंट था, और ये भी मेरा आया गया हो गया। जब मैं उसके बाद कॉलेज गया तो मैं भूल गया इस मैटर को। लेकिन कॉलेज से जब बाहर निकला मैं, तो मेरे कुछ दोस्त थे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग गए। तब मुझे, अब मैं 21-22 साल का हो चुका था, तब मुझे पता पड़ा, मेरे कुछ दोस्तों का सिलेक्शन हुआ, जो कहते हैं ना कि अपनी कैटेगरी की वजह से सरकारी नौकरी में। तब मुझे पता पड़ा कि भाई ये सब जगह फैला हुआ है, ये मतलब कॉलेज में एडमिशन तक नहीं है, ये नौकरियों में भी फैला हुआ है। और मैं ठहरा बिहार का आदमी, मुझे जातिवाद नहीं पता। तो तो समझ रहे हैं आप, ये रियलिटी है जातिवाद की, जो कहा जाता है ना कि हमें घरों में सिखाया जाता है जातिवाद। नहीं, हमें नहीं सिखाया जाता है, इनको सिखाया जाता है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पूर्वज जातिवादी थे। ये इस तरीके से चल रहा है इस देश का जातिवाद, तो ये है मेरे कहानी। पास भी एग्जाम्पल एक्चुअली नहीं, मैं आपको बीच में ये टोकूंगा। मेरे हाँ क्या, हम हाँ। लोग जो सोसाइटी में रहते थे ना पहले, तो वहाँ पे एक हमारे यहाँ पे क्या पंचाल जो आते हैं वो लोअर कास्ट में गिने जाते हैं। तो अच्छा। हाँ, तो वो क्या है कि वो बंदा जो, वो फैमिली है वो हमारी सोसाइटी की सबसे रिच फैमिली है। उसके फादर बिजनेस करते थे, और वो अच्छा खासा था, भगवान की दया से उनका हाँ अच्छा था, हाँ और अभी भी सुखी, और भगवान की दया सुखी रहे वो। तो हाँ हमारे में वो सबसे रिच फैमिली थी उनकी। और उनको 7th के बाद साइकिल मिलती है स्कूल में। हाँ, वही ना। जैसे आप 7th स्टैंडर्ड क्लियर करोगे तो आपको साइकिल हाँ मिल हाँ जाएगी। तब वो मेरा दोस्त बोले, हम 6 में थे, मेरे को अभी भी याद है, तो बोले कि अभी तो हम आ जाएंगे तो हमको साइकिल मिलेगी। बोला यार साला, हम साइकिल ला नहीं पा रहे और तेरे को साइकिल मिल रही है। मैं बोला क्यों ऐसा? तो बोले मैं पंचाल हूँ इसलिए। मैं बोला तो क्या हो गया? तो बोले नहीं, हमको मिलती है। तो बोला ठीक है, मिलती होगी। वो तो फिर बाद में रियलाइज हुआ कॉलेज में क्या, अच्छा उसको इसीलिए मिलती थी। ये सरनेम से और आपने याद दिलाया मुझे कि लोग कहते हैं ना कि जातिवाद। मैं जब तक शहर में रहा, मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स रहे, क्लोज, मैं सिर्फ क्लासमेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लोज फ्रेंड्स जिनके साथ मैं स्कूल में भी पढ़ूं, शाम को खेलने भी जाऊं, उनके सरनेम बताता हूँ आपको। यादव, मीणा, कश्यप, पांचाल, बैरवा। ये राजस्थान में बैरवा शायद एसटी एससी में आते हैं। ठीक है, कोचर जो गुजर में आते हैं। मतलब मुझे नहीं पता होता था इनमें से कौन छोटा कौन बड़ा, सब है मेरे पास, ओबीसी एसटी एससी जनरल, सबके साथ खेल रहा होता था मैं। मुझे बाद में मालूम पड़ रहा है कि अच्छा मैं छोटी जगह वालों के साथ खेल रहा था। मतलब और ये सब वेल टू डू फैमिली से थे, सब हमारे साथ खेलते थे, मैं इनके साथ टिफिन शेयर करता था, सब कुछ हुआ है। लेकिन बाद में बताया गया है कि नहीं नहीं नहीं, मैं ऊंची जाति का हूँ, ये नीची जाति का है। मैंने कहा यार बता देते तो उस हिसाब से मैं मैनेज कर लेता था। वो वाली बात तो है। और एक एक और एग्जांपल मैं, एक्स्ट्रा खेल लेते। हाँ, और एक एग्जांपल मैं आपको बड़ा बताता हूँ। ये मेरे साथ पिछले साल की कहानी है, मतलब नहीं, मैं पिछला साल भी नहीं कहूंगा इनफैक्ट। मैं एग्जैक्ट ये भी नहीं बताऊंगा किस कंपनी का है, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ। एक बंदे ने मुझे, मैं किसी जहां भी रहता हूँ, एक शहर में ही घटना हुई थी मेरे साथ, कि मैं नया नया गया था और ऑफिस में काम करता था, और मैं थोड़ा सा, मतलब बाय नेचर हार्ड टास्क मास्टर हूँ, कि मैं काम थोड़ा ज्यादा करवाता हूँ। मैं भी करता हूँ और सामने वाले से भी करवाता हूँ। तो उन लोगों को कल्चर में नहीं था। कुछ दिनों तक तो उन्होंने मुझे झेला। फिर 2-3 रेजिग्नेशन हो गए मेरे अंडर से। फिर एक दिन मेरे पास एचआर का मैसेज आता है कि सत्यजीत मिलने आओ, एक बार मीटिंग करनी है। मैं गया, वहां गया तो 1-2 बड़े लेवल के और भी ऑफिसर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि और बताओ कैसे चल रहा है। मैंने कहा कि नहीं, गड़बड़ तो चल रहा है मेरी टीम में, रेजिग्नेशन ज्यादा हो गए हैं। कह रहे अच्छा तुम्हें पता है क्यों हो रहे हैं? मैंने कहा हाँ होता है, मैनेजमेंट चेंज होता है तो कई बार वो दिक्कत आती है, और नहीं, शायद वो पुराने लोग थे, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ उस तरीके का कल्चर जो मैं सेटअप कर रहा था यहाँ पे। कह रहे नहीं, इसके अलावा भी तुमने कुछ किया है वहां पे। मैंने कहा मतलब क्या है? मतलब ठीक है मैं काम करवा रहा हूँ, हुआ होगा कभी गुस्सा उस्सा भी हुआ होगा मैं। कहते हैं कि जातिवाद भी फैलाते हो। मैंने कहा हाँ।
प्राइवेट सेक्टर में, और ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे लिटरली ये नहीं पता कि सरनेम कौन सा सरनेम कौन सी जाति में आता है। मैंने कहा, "हैं? ये क्या मतलब है?" कह रहे तुम अपने आप को ब्राह्मण कहते हो। अच्छा, मेरा क्या है ना, एक नेचर था कि मैं ऐसे जनरली कोई भी मुझे कोई कहता ना, ये अरे यार ये तो गलत कर रहे हो आप, तो मैं ये बोल देता था, या अभी भी बोल देता हूँ कई बार कि मैं बाई नेचर ही ब्राह्मण हूँ, मैं किसी का नुकसान नहीं कर सकता। कि ब्राह्मण हूँ, मेरा काम ही भला करना है। मैंने कहा हाँ, मैं ब्राह्मण बोल देता हूँ अपने आप को, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहे नहीं, तो ये तो तुम अपने आप को ब्राह्मण कैसे कह सकते हो? मैंने कहा मैंने किसी को खराब नहीं कहा है, मैंने अपना सरनेम बताया है। तो कहते कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलता है कि तुमने लोगों को ये फील कराया है कि वो छोटे हैं। मैंने कहा अपने यहाँ कोई पिछड़ी जाति का भी है क्या? कह रहे हाँ, तुम्हें नहीं पता है? मैंने कहा मुझे कैसे पता होगा? अभी इस राज्य में कौन सा सरनेम कौन सी जाति में आता है मुझे पता भी नहीं है। और अगर किसी को दिक्कत थी तो मुझे बता देता, वही उसको खराब लग रहा है, मैं चुप हो जाता। मुझे अपने आप को ब्राह्मण कहने में ऐसा जिद पकड़ के थोड़ी बैठा हूँ मैं तो, और वो भी मैंने टीम में नहीं बोला है, हंसी मजाक में खाते पीते बोला है लोगों को। कह रहे हाँ, मैंने तो सुना है कि तुम खाना भी शेयर नहीं करते हो। मैंने कहा हाँ, वो तो मैं आपके साथ भी शेयर नहीं करूंगा। तो कहते हैं कि ये तो तरीका नहीं होता सत्यजीत। मतलब मैंने ऐसे बोला, मतलब मैं प्रोफेशनल होने के बावजूद थोड़ा सा अनप्रोफेशनल हो गया। मैंने कहा मैडम सीधे बताओ करना क्या है, बात क्या होगी? कहते कि देखो अभी तुम्हें हम शोकॉज नोटिस देंगे कि तुमने जातिवाद फैलाया है, और तुम्हें उसका जवाब देना है। अगर हम संतुष्ट हुए तो ठीक है, वरना तुम्हारी जॉब जा सकती है। मैं ठीक है, आप भेज देना। अच्छा, ये बातें उसने मेरे से पूछ ली। जब शोकॉज नोटिस आया तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि मैंने ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया है इसलिए जातिवाद फैलाया है। उसमें सीधे बोला गया था कि आपने जातिवाद फैलाया है। मैंने जवाब में लिख के भेज दिया, मैंने कहा, नहीं फैलाया है। उसने मुझे फिर बुलाया कि यार तुम उस दिन तो सारी बातों पे हाँ कर रहे थे। मैंने कहा उस दिन मैंने ये बात पे हाँ की थी कि ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया है, आपने तो सीधे कहा जातिवाद फैलाया है। मैंने कहा ये तो नहीं किया मैंने, ये तो आप कह रहे हो कि ब्राह्मण बोलना चाहते थे। कह रहे नहीं, तुम उसमें लिख के दो कि तुमने ब्राह्मण शब्द। मैंने कहा नहीं, आप लिख के दो कि ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल करने से जातिवाद होता है। पीछे पड़ गए लोग मेरे। मुझे करीबन 15-20 दिन तक बेंच पे रखा गया। इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सारा इन्वेस्टिगेशन किया गया। कुछ समझ में आया नहीं उनको, उन्होंने मुझे बुलाया, बोला कि देखो एक माफी मांग लो, छोटी सी बात खत्म हो जाएगी। मैंने कहा देखो मैडम, अगर आज से 15-10 साल पहले आपने ये बात कही होती तो शायद माफी मांग लेता। अभी तो ST SC एक्ट मैंने भी पढ़ रखा है, और मैंने है ना शादी नहीं की अभी तक। तो मैं जेल जाना बेहतर समझता हूँ। मेरे पीछे कोई नहीं रोने वाला, मैं जेल चला जाऊंगा। अब उनको समझ में आया कि ये तो मतलब अड़ गया है। मैंने कहा ना देखो, सीधा हिसाब है। ये अगर कोई मुझे अपना ना आज कह रहे हो कि मैं अपना जो जो शब्द इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, मैं तो कह भी नहीं रहा हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ। लेकिन मैं अगर अपने आप को ब्राह्मण कहूँ तो आपको दिक्कत है। कल को कहोगे तो मिश्रा सरनेम भी छुपा लूं, फिर कहो कि बिहारी भी होना भी छुपा लूं, सत्यजीत होना भी छुपा लूं, सब कुछ ही छुपा के रखूं, ऐसे तो नहीं होगा। तो ये ऐसा इंसिडेंट था, मतलब ST SC एक्ट लगते लगते रह गया था, क्योंकि जो HR थी वो बैकवर्ड नहीं थी। वो सिर्फ कंपनी की पॉलिसी फॉलो कर रही थी, लेकिन वो समझ गई थी कि मैं गलत नहीं था। तो ये चल रहा है, मतलब हमारे साथ, मतलब ये प्राइवेट सेक्टर में हो स्टार्ट हो चुका है। मैं आपके दर्शकों को, मतलब सभी को बताना चाहता हूँ कि जब आप नहीं, बोले नहीं, बात अभी करें तो। सिचुएशन तो ऐसा है, संभल के बात करना। पहले जैसा नहीं है कि आप फ्रीली बात कर सकते हैं, हाँ, अभी ज़्यादा। बट इसमें अब मैं एक चीज़ आता हूँ कि सत्यजीत जी, ये अपन जो ये बात करते हैं कि भई बाय बर्थ आप ब्राह्मण हो, बाय हाँ, बर्थ आप ये ऐसी है शेड्यूल हो ये, बट हमारे जो मनुस्मृति है, चलो मनुस्मृति की बात नहीं करते भाई, किसी ने नहीं पढ़ी। आपने पढ़ी है हाँ। मनुस्मृति? नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ी, हाँ। नहीं पढ़ी है, मैंने भी नहीं पढ़ी, और मैं बोलता हूँ 99.99% हिंदुओं ने नहीं पढ़ी है। नहीं बट वो पढ़ी है, सही खाली एक बात। पॉलिटिशियन के 2-3 छंद उठा के बोल देते हैं, तो ये सब नाम है, ठीक है, हाँ, चलो मनुस्मृति नहीं। बट जहाँ तक हमको हमारे पता है कि भाई भगवत गीता में भी लिखा है, श्री कृष्ण जी खुद बोल रहे हैं कि भाई मैंने कर्म के हिसाब से जातियाँ डिसाइड की। जातियाँ भी नहीं, उन्होंने वर्ण बोला था, ब्राह्मण, हाँ, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, ठीक है? तो अब हमारे ये बाय हुँ, बर्थ नहीं होता, हमारे कर्म से होता है। तो फिर ये बाय बर्थ कहाँ से आ गया? हाँ। मैं बताता हूँ, ये ना बड़ा सही पॉइंट उठाया आपने। मैंने कुछ लोगों से इसके बारे में डिस्कशन किया था कि ये बाय बर्थ है या बाय ये कहते हैं ना कर्म, या जैसा भी कहा जाए। एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी विश्वामित्र की, जो भगवान राम के समय के जो है ये ऋषि, वो असल में क्षत्रिय थे। और उनके बारे में ये पुराणों में ये कहानी है कि वो क्षत्रिय थे, और जब उनको ये पता चला कि धरती पर सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो ब्राह्मण है, तो उन्होंने कई सालों तक तपस्या की, कई सदियां पता नहीं कितनी तपस्या की उन्होंने, और अंततः उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। दूसरा आप एग्जाम्पल आपने कर्ण का सुना होगा, जो ये लोग बहुत दिन रात गाते हैं कि कर्ण को छोटी जात का होने की वजह से उसको सिखाया नहीं। तो जब वो भगवान परशुराम से भी जब वो शिक्षा लेके आए थे कर्ण, तो परशुराम जी ने उसको शाप दिया था
कि भाई तूने झूठ बोल के मुझसे शिक्षा ली है। तो कर्ण ने कहा था कि अगर मैं क्षत्रिय नहीं हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है, आप बताओ मैं आपसे कैसे शिक्षा लेता। तो परशुराम जी ने कहा था कि तुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुझे पहले ब्राह्मणत्व अटेन करना चाहिए था, उसके बाद तू मेरे पास आता। कि व्यक्ति को ब्राह्मण बनना ऐसा नहीं है कि तू ब्राह्मण बन ही नहीं सकता या क्षत्रिय बन ही नहीं सकता, तू उतना मेहनत करता तब आता तू मेरे पास। ये भगवान परशुराम ने कहा था। ये दोनों एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए। मैं भी ऐसा मानता हूँ कि जो आपका जो वर्ण है वो आपके कर्म से डिसाइड होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी मैं बैठा बैठा है ना, आज मैं बैठ के आपसे ब्राह्मणों की तरह बात करूं तो मैं 1 घंटे के लिए ब्राह्मण हो गया, और फिर अभी थोड़ी देर बाद जाके लड़ाई कर आऊं तो क्षत्रिय हो गया, और फिर कहीं है ना मैं किसी के कहे पे कुछ काम कर दूं तो मैं शूद्र हो गया। ऐसा नहीं होता है। एक एक अवस्था है ये, ब्राह्मण होना या क्षत्रिय होना, वैश्य होना, शूद्र होना, जो जिसपे कई जन्मों का असर असर होता है। जैसे कि मान लीजिए इस जन्म में मैं आर्मी में चला जाता, मैं भले ही क्षत्रिय कुल में पैदा नहीं हुआ पर मैं आर्मी में होता आज, मैं इस लड़ाई करता, मेरे आत्मा के अंदर ही वो लड़ाई करने वाला, वो समाज में न्याय दिलाने वाला वो आ जाता। अगले जन्म में फिर होता, 2-3 जन्मों के बाद मतलब मेरी आत्मा ना ऐसी हो चुकी होती कि वो उसी कुल से अटैच अटैच हो जाती जहां पे क्षत्रिय पैदा हो रहे हैं। तो धीरे धीरे यानी कि कर्मों के असर से जन्म का कुल अपने आप डिसाइड हो जाता है। तो जन्म के बिना जाति, जाति शब्द का इस्तेमाल ही जन्म वर्ड जो है वो जन्म से हुआ है, ज से ही आ रहा है वो, कि कैसे डिसाइड होता है। तो अभी अगर मैं ब्राह्मण कुल में अगर मैं पैदा हुआ हूं, तो इसका मतलब है कि मेरे कर्म ब्राह्मणों जैसे पिछले कई जन्मों से हैं, तब जाके मुझे इस जन्म में ब्राह्मण बनने का मौका मिला है। तो कर्मों के असर से जन्म मिलता है, लेकिन एक जन्म के लिए, पर्टिकुलर एक जन्म के हिसाब से अगर आज की डेट में देखा जाए कि आप और मैं किस किस कुल के हैं, तो आप जिस कुल में जन्मे हैं, आपका, आपकी जाति, आपका वर्ण, जाति भी नहीं, एक तो ये जाति ने बहुत वो किया है, आपका वर्ण उस हिसाब से डिसाइड हो जाता है। ये है रियलिटी। दूसरी रही जाति की बात, कि जाति कैसे। मैं एक कुरैशी जी हैं एक, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, मैं वो है ना जाति पे बहुत रिसर्च कर रही हैं, सोफिया अंसारी जी, सॉरी सोफिया अंसारी जी हैं, आप उनका नाम सर्च कीजिएगा, उनकी एक रिसर्च है। वो पता करने की कोशिश कर रही हैं कि जातियां कैसे डिसाइड होती है, और उन्होंने बहुत रिसर्च की, उन्हें आज तक समझ में नहीं आया जातियां कैसे डिसाइड होती है। आप मुझे बताइए, बढ़ई आप कैसे बोलते हैं, किस वजह से बोलते हैं कि बढ़ई एक जात है? यही सोच के ना, जो लकड़ी का काम कर रहा है वो बढ़ई जाति का हुआ, जो लोहे का काम कर रहा है लोहार जाति का हुआ। अच्छा, तो हाँ वो मराठा तो कैसे जाति, कौन सी? लोहार ये यही तो बात है, नहीं यही तो बात है, लोहार तो एक वर्क है। आपने उसका हाँ, तेली है, तेली क्या है, तो वो भी एक वर्क था। ये राइट, हाँ इसको जो जाति शब्द देकर और इसको कैटेगराइजेशन जो किया गया, ये हमारे किसी भी शास्त्र में, मनुस्मृति को छोड़ दिया जाए तो मैंने उसको पढ़ा नहीं है, उससे पहले किसी भी शास्त्र में, वेदों में, पुराणों में, कहीं भी कोई मुझे बता दे कि इतनी सारी जातियां हैं, लोहार अलग जाति है, सुनार अलग जाति है, कुम्हार अलग जाति है, ब्राह्मण अलग जाति है, और बनिया अलग जाति है, कोई मुझे ऐसा बता दे। हमारे शास्त्रों में सिर्फ पुरा वर्णों की बात की गई है। 4 तरीके के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ज्ञान को संचय करने वाला ब्राह्मण है, समाज की रक्षा करने वाला क्षत्रिय है, इकोनॉमिक सिचुएशन को मेंटेन करने वाला वैश्य है, और जो खुद से काम नहीं करना चाहता, वो वो ये नहीं चाहता कि मैं मतलब कुछ अपनी मर्जी से करूं, वो चाहता है कि भाई मुझे बताओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जो सहायता करता है पूरी समाज को, वो है शूद्र। इन चारों में से कोई भी दलित नहीं होता, न शूद्र दलित है, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, ये समाज का हिस्सा है। तो ये है मेरी समझ वर्ण को लेकर और जाति को लेकर। बाकी जो मैंने कहा ना, जब वही मैं तो शुरू में बात है। कह रहा था। अगर आज के टाइम वर्ण के हिसाब से देखें तो हम लोग क्या है, हम तो वर्क कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं। तो हम हाँ, कहाँ ब्राह्मण है और जीसी शुद्र है, है, कुछ भी नहीं है, हम तो शूद्र हम हैं। तो शुद्र हैं। शूद्र या फिर वैश्य है, जो भी हम अगर उस हिसाब से हाँ, देखें तो बिजनेस कर रहे हो तो ये हो गया, वैश्य हो गया। बट अब तो बिना कोई मतलब के सब जीसी। एक चीज और बताता हूँ आपको, जाति ना हिंदू व्यवस्था का हिस्सा नहीं थी शुरुआत में। जो मैं शुरू में कह रहा था, 1931 में जब अंग्रेजों ने जनगणना की थी, पहली बार जातिगत जनगणना, तब 4,041 लगभग, ऐसी कुछ 41 लगभग इतनी जातियां निकल के आई थी। 2011 की जब जातिगत जनगणना हुई थी, जिसका डेटा रिवील नहीं किया गया जाति वाला, उसमें कुछ 4.6 मिलियन जातियां निकल के आई थी। 46 लाख। समझ रहे हो आप? ब्राह्मणों ने नहीं बनाई जाति भाई।
ठीक है, ये ऑफिशियल डेटा है, इसके लिंक भेज दूंगा मैं, ये ऑफिशियल डेटा है। तो जातियां ब्राह्मणों ने और भगवान ने और हमारे शास्त्रों ने, हिंदू धर्म ने नहीं बनाया, ये बनाया बैठ के जिनको टाइम पास करना था, बैठे बैठे आज एक जाति बना दी। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, आप लोगों ने देखा होगा, एक लड़का है कह रहा था मैं बैरिस्टर हूँ। तो उससे पूछा भाई कैसे, कह रहा क्यों, जब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होता है तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर का बेटा हूँ, तो वो बैरिस्टर, तो मैं भी बैरिस्टर। भाई इसने एक और जाति बना दी कि अब जाति चलेगी। तो जातियां हमने नहीं बनाई पहली बात, और बनाई भी है तो उसका कोई अत्याचार का कोई सबूत दिखा दे मेरे नहीं, को, वो नहीं, है। हाँ ज़्यादा जी। टाइम नहीं है कि जी। इंजीनियर भी एक जाति हो जाएगी। इतने इंजीनियर निकल अरे रहे हैं तो हाँ इंजीनियर बिल्कुल, की बहुत जल्दी जाति हो बन जाएगी। बिहारी होना, बिहारी बंगाली होना ऑलमोस्ट एक जाति हो चुकी है। नहीं, बिल्कुल सही बात है है, ना। बट ये एक सीरियस बात भी है कि हमारे देश में इतनी सारी चीज़ें, अब हमको ये है कि भई हमको प्रोग्रेस करना है। अब ये लोग बोलते हैं कि अगर हमारी जाति को, अगर हमारे जो दलित हैं, शोषित, वंचित हैं, उनको अगर आगे नहीं बढ़ाएँगे, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे, प्रोग्रेस नहीं हो पाएँगे। इसलिए उनका जो वहाँ पे आना, यानी अपने आप को रिप्रेज़ेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए जाति होनी चाहिए। देखो, इसमें एक पक्ष मेरा ये कहना है कि भाई आई एग्री कि भाई मैंने भी देखे यार, मैं बहुत जगह रहा हूँ, बहुत पुअरिटी वो देखिए, हम्म। बहुत झोपड़े में रहते हुए लोगों को देखा है, और ऐसा लगता है हाँ भाई उनको मिलना चाहिए बेनिफिट, कि भाई वो उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, क्योंकि उनके लिए हम्म। जीवन बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा टफ बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन आप बोले कि भाई जिसके पास सब कुछ है और फिर भी रिजर्वेशन मिल रहा है, तो उसमें एक थोड़ा-सा खटकता है। और ये होता है कि भई आप डिसाइड करो, बट देयर इज़ अदर थिंग्स आल्सो दैट यू हैव टू डिसाइड मैं टू बोल गिव रहा द हूँ, रिजर्व। हुँ, हाँ, मैं बताता हूँ, ये विजेंद्र चौहान का नाम सुना है आपने, कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की तैयारी करवाता है। मैं एक बार उसका इंटरव्यू देख रहा था। वो भाई ये कह रहा है कि, और वो ही नहीं, एक दो और भी लोग कह चुके हैं कि भाई जातिगत आरक्षण जो है वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात। तो ये है भागीदारी की बात, कि भागीदारी बढ़नी चाहिए। तो पहली बात तो भागीदारी की बात है, तो बिहार में जो जातिगत सर्वे हुआ था अभी, सबसे ज्यादा ट्रैक्टर यादवों के पास है, सबसे ज्यादा जमीन यादवों के पास है, नौकरी में सबसे ज्यादा यादव है, सबसे ज्यादा टू व्हीलर फोर व्हीलर जो भी डेटा निकलवा सब में यादव है। लेकिन फिर भी उनको पिछड़ा हुआ कहा जाता है। आप सिर्फ भागीदारी भी निकाल लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, आई एम फाइन विद दैट। ठीक है, मैं अगर आपको कहूं कि मेरा बेटा पढ़ने में कमजोर है, ठीक है, और मैं इसको इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, तो आप मेरी कैसे मदद करोगे? आप उसको पढ़ाओगे, यही करोगे ना, पढ़ाओगे, मेहनत करोगे उस पर, उसको, और भी आप मेरी मदद करना चाहते हो तो आप उससे मेहनत करोगे। ठीक है, कि हाँ भाई सतीश के बेटे को आगे बढ़ाना है, तो आप उससे मेहनत करोगे, ज्यादा टाइम दोगे उसको। ठीक है, या फिर आप ये करोगे कि अच्छा अच्छा इसका बेटा पढ़ने में कमजोर है ना, तो नहीं, कमजोर की मदद करो, इसको डायरेक्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दे दो। क्या करोगे आप? सरकार जो कर रही है वो ये कर रही है कि सरकार को मेहनत ना करना पड़े, कि भाई कमजोर को ऊपर उठाने में तो मेहनत लगती है, तब इतनी मेहनत कौन करने जाएगा? सीधे इसको दे दो एडमिशन कॉलेज में, सीधे इसको सरकारी नौकरी में बिठा दो, खत्म बात। वो मेहनत से बचने का जो तरीका है वो है आरक्षण। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि जो जो पीछे है, जो समाज में पीछे रह गया है, उसको आगे लाने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। लेकिन प्रयास तो करो भाई, तुम प्रयास कहाँ कर रहे हो? तुम तो सीधे कह रहे हो कि योग्य ना भी हो तो भी उसको कहीं भी जाकर बिठा दो। अभी आपने कई ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे, जब एक आया था एक यूनिवर्सिटी का कि उनको ऑर्डर दिया गया था कि जिन लोगों के 0 मार्क्स भी हैं, जो फेल हो गए हैं, उनको भी एमबीबीएस की डिग्री दे दी जाए। देखा होगा आपने। अब इसका क्या सेंस बैठता है? आप ऐसे आदमी को, ये इसे थोड़ी भागीदारी बढ़ाना कहते हैं, ये मैं योग्यता इसका बढ़ाने का रीज़न आपको तरीका नहीं हो बताता हूँ। सकता। मैं आपका इसका रीज़न बताता हूँ। अभी मैंने एक पॉलिटिशियन का, यानी किसी का रिलेटिव ही होगा, यूपी का है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट यादव है वो। ठीक है, मेरे को यादव से प्रॉब्लम नहीं, मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी हैं यादव। वो उसमें मैं यादव हाँ को अपने कृष्ण भगवान के हिसाब से यदुवंशी के टाइप ही देखता हूँ। तो वो ठीक है, हाँ। जिसको जो सोचना है। बट ठीक है, वो यादव है वो नेता। तो उसका एक कमेंट था अभी रिसेंटली, लास्ट वीक ही, कि
ओबीसी हिंदू नहीं है। अगर हम्म। ओबीसी हिंदू होता तो जो प्रोफेसर्स है उसमें 2019 18-19 तक ये प्रोफेसर्स ये यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं थे? ओबीसी और वो हाँ लोग क्यों नहीं थे प्रोफेसर में? इसलिए यादव हिंदू सॉरी इसलिए ओबीसी और एससी एसटी हिंदू नहीं है। तो मैं बोला यार हाँ अगर प्रोफेसर तू नहीं बना तो तू हिंदू नहीं है। लेकिन हाँ जो तेरे को अगर जो भी है जो आरक्षण ले रहे हैं या जो भी ले रहे हैं उनको जो घर मिले, गवर्नमेंट ने घर हाँ दिए, उनको गवर्नमेंट ने टैब की फैसिलिटी दी है, गवर्नमेंट ने वो अनाज भी दे रही है, तो वो मिलने के हाँ बाद वो हिंदू रहते हैं कि नहीं रहते? अब हाँ एक प्रोफेसर नहीं बनने पे आप हिंदू नहीं होते हो, तो फिर ये सब मिलने पे आप क्या हो जाओगे? पहली बात। दूसरी बात जो आपने बोला ना कि इतना ये लोग लोअर मार्क्स करके भी लेते हैं या पास करते हैं, इसका रीज़न यही है कि अगर हाँ जैसे अब आप समझो कि भई सपोज़ फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं एससी-एसटी का 10 मार्क्स रखता हूँ, कि 10 मार्क्स के नीचे रहेंगे तो हम्म मैं पास नहीं करूँगा। लेकिन काफ़ी बच्चों के मार्क्स 10 मार्क्स से नीचे आए, तो यानी अगर आप हम्म सोचेंगे कि भई 30% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एडमिशन नहीं मिला या फिर वो पास आउट नहीं हुए, तो वो हाँ पॉलिटिशियन उसका यूज़ करेंगे और इसी तरह से भ्रम फैलाएँगे कि ओबीसी या एससी-एसटी है इसलिए 30% लोगों को वो लोगों ने पास आउट नहीं किया या फिर उनको जॉब नहीं मिली या नहीं मिला क्योंकि वो लोग एससी-एसटी, ओबीसी है। वो लोग ये नहीं हाँ देखेंगे कि उसके मार्क्स कम है। तो हाँ इसीलिए गवर्नमेंट को मजबूरी में ये डिक्रीज़ करना पड़ता है स्टैंडर्ड और फिर पास करवाना पड़ता है ताकि ये पॉलिटिक्स ना हो इस पे। तो ये हाँ। बुरा हाल है यहाँ पे। इसमें इसी में यही विजेंद्र चौहान साहब ने इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया। इनसे पूछा गया कि भाई ये मतलब गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, समझ में आता है, फिर भी आरक्षण का मामला समझ में नहीं आ रहा है कि आईएएस के बेटे को क्यों दे रहे हो आप। तो उनका ये कहना था कि देखो भाई, जो सवर्ण परिवार का है उसके दादा भी पढ़े लिखे थे, परदादा भी पढ़े लिखे थे, पिताजी भी पढ़े लिखे हैं, वो भी पढ़ लिख रहा है, उनके खानदान में कल्चर चल रहा है पढ़ने लिखने का। तो उसके पास ये प्रिविलेज है कि उसके घर में अच्छा माहौल है पढ़ने के लिए। जो समझ रहे हो आप? मतलब हमारे लिए ना हमारे घर का अच्छा कल्चर भी अभिशाप बनता जा रहा है कि जो पिछड़ा है उसके परदादा दादा पढ़े लिखे नहीं है, पिताजी भी शायद ना पढ़े लिखे हो या फिर एक ही जनरेशन पढ़ी है, तो बच्चा वैसे भी पढ़ने की इच्छा नहीं रखता। अरे तो जो पढ़ने की इच्छा ही नहीं रखता यार, तो फिर उसको आरक्षण देके क्या फायदा? ये किस तरीके की व्यवस्था है? यार इसमें तो मेरे फिर मैं जनरल कैटेगरी में आता हूँ। तो फिर हाँ मेरे तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं मदर इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। शी इज़ आई थिंक 12th पास या हाँ ग्रेजुएट किया हुआ है। फादर का भी ऐसे ही था। ठीक है? हाँ तो फिर यार हमने जो अब मिडल क्लास की इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, कितनी प्रॉब्लम होती है, सबको करना, ये बड़ा करना, जॉब करते हैं, फिर मेहनत करना और पहले एक ही कमाने वाला खाली फादर है, कमाने वाले 3 जन को पूरा घर सँभालना, ये करना, तो हमारे भी तो ऐसा कोई माहौल नहीं था। तो भी हम पढ़े। हमारे फादर ने बोले भई इसमें तो ज़्यादा होता है कि भाई हम नहीं पढ़े तो ठीक है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे और हम इतनी मेहनत करेंगे उनको और माहौल उस हिसाब से देते हैं ये लोग। अब तो ये ऐसे क्या लॉजिक तर्कों हुआ? ऐसे तर्कों को आप मानेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी रखा जा रहा है। अभी एमपी रिजर्वेशन का जो इशू चल रहा है उसमें एक 10,000 लोगों का सर्वे करवाया है इन्होंने, एमपी से भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने। और वो डेटा एमपी के वो जो ओबीसी रिजर्वेशन है उस कोर्ट में उसके लिए रखा गया है। डेटा में ये रीजन दिया गया है रिजर्वेशन देने का कि ओबीसी का आरक्षण क्यों बढ़ाओ, क्योंकि इनके अंदर पढ़ने की जागरूकता नहीं है, ये पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। हमें सर्वे से पता चला है कि ये लोग पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए इनको आरक्षण दो। ये कोई लॉजिक हुआ कि कोई आदमी नहीं पढ़ना चाहता है, उसको इसलिए आरक्षण दिया जा रहा है क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहता है। तो ये मतलब जब इस मतलब मैं ना कई बार ही कह चुका हूँ कि ना ये अब संवैधानिक चेंज की जरूरत है। अब देखो, मैं अंबेडकर के बहुत अगेंस्ट नहीं हूँ। एटलीस्ट जब आरक्षण की बात आती है तो ऑफ कोर्स भीमराव अंबेडकर जी ने जो भी किया इस देश के लिए अच्छा किया होगा। उनके कई वक्तव्यों से मैं खुश नहीं हूँ, मैं नहीं मानता उन सब चीजों को, तो मेरे उनको क्रिटिसाइज भी कर देता हूँ कई बार। लेकिन अब डर लगता है जब से मोदी गवर्नमेंट है कि कुछ बोल दिया नहीं, तो पता नहीं। देखिए 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 कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो ठीक है? राइट। ठीक है? नहीं अम्बेडकर जी ने भी और सबका अपना-अपना रोल है और अम्बेडकर जी का भी एक रोल है। उन्होंने हाँ। कुछ चीज़ें बनाई और ठीक है भाई, उन्होंने भी देखा कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको मैं हम्म। अभी रख रहा हूँ, बाद में आप रिव्यू करते रहना उसको, बट मैं इसको राइट। रख रहा हूँ।
ठीक है, तो उन्होंने अपने हिसाब से उस टाइम के हिसाब से उनको लगा और उन्होंने ठीक किया और सबने एक्सेप्ट भी किया। सी हाँ सबने हाँ। उसको एक्सेप्ट भी किया कि भाई ऐसा नहीं कि खाली आम्बेडकर जी उन्होंने दिया और सबने एक्सेप्ट किया, वरना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी थी, सब रिजेक्ट बहुत होना सारे होता लोग तो थे हो हाँ। जाता। हाँ, बट लगा कि हाँ भाई, और इसमें देखो सत्यजीत भाई फ्रैंकली स्पीकिंग कि भाई अंग्रेजों के टाइम भी कुछ ऐसी चीजें आ गई थी, ऊंच नीच हो गई थी, जिसकी वजह से हम्म प्रॉब्लम्स थी, समाज हम्म। में प्रॉब्लम थी, और इसी का मिसयूज हुआ वो ठीक है, बट प्रॉब्लम थी, मना नहीं कर रहे नहीं थी। लेकिन अब ये है कि वो प्रॉब्लम जो आप देखोगे वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन उसको पॉलिटिक्स की तरह यूज किया जा रहा है। ये जो आपने बोला ना, ये बड़ा ये सही टॉपिक है। देखिए, हो सकता है शायद, क्योंकि 1947 में ना आप थे ना मैं था, हो सकता है शायद कुछ गलत होता हो, ठीक है, हम मान भी लेते हैं। पहली बात तो भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन काल में ये बात कह दी थी, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन उन्होंने बताई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था, कभी ऐसा ना हो जाए कि 71% जनता अगर पिछड़ी हो तो 71% जनता को आरक्षण दिया जाए। ये उन्होंने मना किया था। उन्होंने कहा था आरक्षण कभी भी माइनॉरिटी में ही रहेगा, मेजोरिटी पॉपुलेशन को नहीं दिया जा सकता। ये पहली बात तो, ये बढ़ाकर अंबेडकर बाबू का अपमान कर रहे हैं। तो आप देखिए कि जो योजना लाए आरक्षण की, वो एक उपचार था समाज में जो विकृति फैली थी उसको खत्म करने का। डॉक्टर भी बुलाता है 7 दिन के बाद, 14 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, कि दोबारा दिखाने आना, रिव्यू करेंगे, दवाई चेंज करनी है कि कंटिन्यू करनी है। आज तक 1947 के बाद से आरक्षण की वजह से जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसका कोई रिव्यू किया गया है? नहीं किया गया, पहली बात। चलो ठीक है, रिव्यू नहीं किया होगा, अब मान लेते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ भी होगा। तो अगर इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो 22.5% आरक्षण जो था, आज वो 49 पे कैसे पहुंच गया और फिर 71 पे कैसे पहुंचने वाला है? इसका मतलब जो दवाई आप दे रहे थे आरक्षण के नाम की, वो तो बेकार हो गई, क्योंकि पिछड़ापन तो बढ़ता ही जा रहा है। तो आरक्षण से अगर पिछड़ापन बढ़ता जा रहा है तो दवाई चेंज करो, आरक्षण खत्म करो। अगर अंबेडकर होते तो भी वो भी यही कहते कि भाई ये दवाई काम नहीं करी, ये तो फेल हो गई। और अगर ये काम कर जाती तो आरक्षण कम कम कर देते हम। तो इस लॉजिक को भी अगर आप किसी को देंगे तो जवाब एक ही आएगा, तू ऊंची जाति का है ना, इसलिए तू ऐसी बात कर रहा है, तू नहीं जानता जातिवाद क्या होता है। सिर्फ इतना सा जवाब है और कुछ भी नहीं है। अभी वो व्यक्ति जो, मतलब चलिए ठीक है, वो भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, जो हरियाणा में जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो हुआ है। पर पर ओवरऑल मैं, मतलब देखिए, डेटा बहुत है, डेटा भी हम डिस्कस कर सकते हैं, पर ओवरऑल ये है मेरा कहने का मतलब, कि अगर जो हमने जो नहीं बातें नहीं, की है हमने। करते हैं डेटा पे, अगर आप कुछ हैं आपके पास तो प्लीज हाँ शेयर करके अपने कर सकते हैं डिस्कस, आप प्लीज बताइए उसमें क्या राइट, इशू क्योंकि है। देखिए क्या होता है ना, कि अगर आप डेटा उठाएंगे ना, तो जो एसटीएससी एक्ट में जितने भी एक्यूज्ड हैं, उसमें भी सरने में अगर देखेंगे तो आरोपियों के नाम जो है एसटीएससी एक्ट में, उसमें ज्यादातर, सारे नहीं कहता, ज्यादातर ओबीसी कैटेगरी के हैं। यानी जातिवाद करने वाला ही जातिगत आरक्षण ले रहा है। न जाने कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें, मतलब यूपी बिहार के आते हैं, जिसमें कोई ओबीसी वाला किसी दलित को मार रहा होता है। आप किसी आप बिहार के एग्जाम्पल में एक वीडियो मैंने देखा था कुछ दिनों पहले, उसपे वो लोग कह रहे थे कि यादव लोग आते हैं, हमारे यादव पड़ोस वाला गांव यादवों का गांव है, वो आते हैं हमें परेशान करते हैं, है ना। हमारा कहीं रोल ही नहीं है जातिवाद में। अगर जातिवाद था भी, हमारा कहीं कोई रोल नहीं है, हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं किया। तो ये सब बातें हैं, मतलब मेरे ख्याल से पहले तो मैंने, लोग नहीं डिस्कशन शुरू। इसमें सच्ची आप सही बोल रहे हो, इसमें एक चीज समझने, मैंने खुद ने एक वीडियो बनाया था जिसपे मैंने ये हाँ अनुराग कश्यप का, याद है आपको, उसने इंस्टाग्राम पे वो ब्राह्मण पे एकदम गलत बोला था उसने ब्राह्मण के हाँ बारे हाँ, में। मुतुंगा में ब्राह्मणों पे तो ऐसा ही बोला हाँ था। हाँ हाँ, बस मैं वो हाँ यूज नहीं करना चाह रहा, बट वो बात, तो मैंने उस पे ना वीडियो बनाया था और मैंने पूरा बताया था कि भाई ब्राह्मण, वो बोला कि इसको पढ़ने नहीं दिया था ब्राह्मण ने, ब्राह्मण का कोई रोल नहीं है। तो मैंने उसको पूरा हाँ एक्सप्लेन करके बनाया था कि भाई ब्राह्मण का कहाँ कहाँ क्या क्या रोल है। जैसे अब आज वो देखा था ये चंद्रशेखर आजाद जो है रावण, वो चंद्रशेखर हाँ, आजाद जी रावण के मत बोलिए सामने वो रावण पे भी वो केस, वो रावण पे केस कर देता है। वो कहता है कि रावण मत क्या बोलो बात मुझे। कर रहे हैं, बट
वो तो उसमें हाँ, वो खुद लिखा हुआ है ना, वो उसने वो कि वो 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 कहता है कि लोगों ने मेरा नाम रख दिया ऐसे। वो मैंने उसका एक एएनआई पे पॉडकास्ट देखा था, या कहीं तो देखा हम्म, था, जिसमें वो बोला था वो नहीं कह रहा मुझे है कि आइडिया मेरा नहीं है, फिर उस टाइम सॉरी। तो नहीं, वो चंद्रशेखर जो है, वो आज आजाद। चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उनकी मूर्ति के सामने वो हाथ जोड़ रहा था। अब हाँ, चंद्रशेखर आजाद जी चने ब्राह्मण थे, उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है। हाँ, हाँ, वो ब्राह्मण फिर के सामने, हाँ, तो ये यही तो। हाँ, ये लोग जो जो तो हमारे, मतलब इनका क्या है ना, कि इन्होंने अपनी मनमर्जी से लोगों को साइडलाइन किया है, मनमर्जी से किसी को नेता भगवान कुछ भी बना दिया है। मैं कहता हूँ भाई, चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सावरकर जी हो, कोई भी हो, जिसने अपना काम अच्छे से किया, जिसने लड़ाई की, अशफाकुल्ला खां हो, लोग कितने भी हिंदू मुस्लिम करे, लेकिन जो 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 थे उनको तो हम नहीं कर सकते ना, जो जिन्होंने लड़ाई लड़ी है। लेकिन ये फिर अचानक से एक वो ट्रेंड चल जाता है। और मतलब हाँ, ये है ना, एक एक चंद्रशेखर आजाद से मुझे याद आता है एक छोटा सा इंसिडेंट। मैंने सुना है, भीमा कोरेगांव करके एक जगह है पुणे में, जहाँ पे कहा जाता है कि उन लोगों ने पेशवाओं को हराया था। और यही लोग कहते हैं कि 5,000 साल तक पानी नहीं पीने दिया था। हाँ, तो ब्रिटिश के इससे साथ मिलके ज्यादा योग, पेशवाओं को हराया था। आई थिंक 6 तो जनवरी या ये- कोई वो डे है। हाँ हाँ, ऐसा कुछ दिन है इनका, वहां विजय स्तंभ भी इन्होंने कुछ बना रखा है ऐसा। तो मैं हाँ कहता हूँ, और पांच हाँ जिसने 5,000 साल तक पानी नहीं पिया, अगर वो भी लड़ पा रहा था, तो ये तो दुनिया की सबसे ताकतवर कैटेगरी है। 5,000 साल से बिना पानी पिए जो पेशवाओं को हरा गया। हाँ, तो बात सही है आपकी। इवन अगर आप देखेंगे तो आज के टाइम में अगर जो ओबीसी न्यू ऐड हुए, ओबीसी कम्युनिटी अभी बहुत बड़ी हो गई है, मीन इन द सेंस के पहले जो ओबीसी में थे 1947 में, उसके बाद आप देखेंगे कि ओबीसी काफी नंबर ऑफ ओबीसी बढ़ गए हैं, हाँ, कास्ट सिस्टम में बहुत बढ़ गए हैं। और इवन ये लास्ट 10 ईयर्स में, लास्ट 8 to 10 ईयर्स में तो ज्यादा ही बढ़े हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर आप हम्म, जो प्रिंसली स्टेट थे, अगर प्रिंसली स्टेट की आप बात करेंगे तो आज के ओबीसी के हिसाब से 75% जो प्रिंस थे, जो प्रिंसली स्टेट थे, वो ओबीसी के अंडर थे। वंडरफुल, वंडरफुल। बताओ। ये नहीं, ये अभी वही वो हाल मराठाओं का भी है। अ, हाँ, इसमें ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं, इसमें पॉलिटिक्स, पर ये लोग न्यूज़ भी कैसे बताते हैं कि एक दलित, एक कमजोर वर्ग का लड़का, उसके सर पे हमला किया एक जातीय टीचर ने। वो कौन सी जातीय टीचर ने वो नहीं बताई, हाँ, एक्यूज ये का नहीं नाम नहीं बताएगा कोई। बताया, एक्यूज की जाति नहीं हाँ, बताई। हाँ, 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 जब मैंने देखा, मैंने वो मेरे वाले वीडियो में बताया, जब मैंने वो देखा तो वो टीचर भी दलित थी, वो नहीं हाँ, बताई कि टीचर यही भी तो। दलित थी। अगर हरियाणा ये वाला जो तो केस है ना अभी, हरियाणा वाला जो केस है पुलिस डिपार्टमेंट वाला, मैंने तो यही डिमांड की थी उसमें, कि मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी एक आदमी का ट्वीट ब्लॉक कर दिए गए हैं उसके। नहीं, उस तो मैं पे उसको, हम नहीं जाते हैं, नहीं उस पे हम नहीं हाँ, जाते हैं। मैं से, हाँ, ये अभी क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो हमको हम्म, इस पे अभी हाँ, रहने देते हैं। मेरी दूसरा मेरी सिर्फ उसमें तो इतनी डिमांड थी कि जो एक्यूज्ड के नाम है, आप एक बार उनको पब्लिक कर दीजिए बस। हम्म, वो नहीं हुआ है अभी तक। तो बाकी मैंने भी पढ़ा नहीं है नहीं, वो ये भी काफी है। कुछ। अब ये वो जो आरजेडी की प्रवक्ता है, वो बोल रही थी चित्रा त्रिपाठी को कि भाई आपकी त्रिपाठी सरनेम हटा दो। बोले हाँ, जिस हाँ, अपनी त्रिपाठी सरनेम हटाओगे उस दिन आरक्षण कम होगा। तो आई थॉट कि ठीक है भाई, चलो अभी सरनेम हटाते तो जाति का हटा देंगे, बट आप भी तो वही सरनेम के हिसाब से आरक्षण ले रहे हो, आप अपनी हाँ, सरनेम भी राइट। देखो, आप सरनेम के हिसाब से ही आरक्षण ले रहे हो। हाँ, राइट, वही मतलब ये कह रहे हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट रहे इनके पास, और कास्ट कास्ट की कोई बात ना करे। ये कैसे करें, जब ये डबल कैसे चल रहा है, हम तो लेके चल नहीं रहे कास्ट सर्टिफिकेट। जो लेकर जो लेकर चल रहा है कास्ट सर्टिफिकेट, वही कह रहा है कि कास्टिज्म है। ये डबल स्टैंडर्ड कैसे होगा, ये डबल काम कैसे चलेगा। मतलब देखिए, कास्ट मेरे हिसाब से, तो मैं फिर कहता हूँ, मैं ना, मुझे इस बात से, मतलब मैं तो मना नहीं करता इस बात को, कि समाज में है कुछ कुछ हिस्सा ऐसा जो पीछे रह गया है, उसको आगे आना चाहिए, उसके डेवलपमेंट के लिए काम होना चाहिए।
लेकिन उसके साथ ही अगर जब ये ऐसा जब हम करें तो इसको वेल प्लानिंग के साथ करें, मतलब सिर्फ किसी का सरनेम देखकर। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, सरनेम से याद आता है कि मोदी जी ने एक बार कहा था कि ये धर्म के नाम पर आरक्षण हम नहीं देंगे कभी भी। मोदी जी ने कहा था ये। कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ओबीसी में अब मुस्लिम्स को ऐड कर दिया गया है, और धर्म की वजह से है ये। और यहाँ तक कि ये भी प्लानिंग चल रही है कि जातिगत नहीं, जनगणना जब हो जाए। इसमें मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा सत्य जी। हाँ ये जब मंडल कमीशन आया था हाँ 1990s में, तब से मुस्लिम्स को भी ओबीसी में ऐड किया जाने लगा था। लेकिन अब क्या है कि हाँ। कुछ स्टेट गवर्नमेंट डेलिबरेटली फॉर द वोट बैंक पॉलिटिक्स अब ज्यादा नंबर में उनको ऐड करने लगी है। और ये एक एक आयरनी देखिए करेक्ट। इसमें कि जो लोग बोल रहे हैं कि कास्ट का परसेंटेज हटाओ, बट वो ये नहीं बोलेंगे कि हाँ इनको क्यों ऐड किया है ओबीसी में, क्योंकि इससे कंपटीशन ओबीसी का बढ़ेगा, ओबीसी में ज्यादा लोग आएंगे, तो ओबीसी में ज्यादा कास्ट आएगी, तो ओबीसी में अपने अंदर अंदर कंपटीशन बढ़ेगा। ये लोग इसके अगेंस्ट नहीं बोल रहे, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमारा नहीं। परसेंटेज बढ़ाओ। भाई आप पहले हाँ ये लोग इंटरनल नहीं देख रहे, अभी खाली एक्सटर्नल। अब मेरे को लगता है जब 100% हो जाएगा ना रिजर्वेशन, तब जाके ये लोग देखेंगे कि इंटरनली क्या चल रहा है। अभी ये लोगों ने इंटरनली देखना बंद कर दिया है, अनफॉर्चुनेटली। उनको देखना चाहिए था क्या हो रहा है इंटरनली। अब वो अब जैसे गवर्नमेंट या कोई भी जाति ऐड करते जा रही है, जब आपके में जाति ऐड होती जाएगी, सपोज आपको 71% मिल गया, फॉर एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि 71% आपको मिल गया, तो अब आप में ठीक है। 71% मिलने के बाद अगर आपने नंबर ऑफ कास्ट ऐड कर दी, तो फिर आपके ओबीसी में कंपटीशन बढ़ जाएगा। फिर आपको कौन सा वो मिल जाएगा रिजर्वेशन, फिर आपको रिजर्वेशन मैं तो मिलने का फायदा ही क्या जब आपको वो मिलेगी ही नहीं अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कंपटीशन ओबीसी में बढ़ जाएगा। मैंने 2007 में राजस्थान में गुर्जर आंदोलन देखा हुआ है। तो इतने पावरफुल थे वो लोग। अभी भी वो बहुत पावरफुल कम्युनिटी है गुर्जर कम्युनिटी की राजस्थान। उनको जैसे तैसे उनको आरक्षण के लिए व्यवस्था की गई, आरक्षण बढ़ाया गया उनके लिए। अभी मैं रिसेंटली सुन रहा हूँ, बिहार में इलेक्शंस है, मेरे सुनने में आया है कि भूमिहारों को भी ओबीसी में इंक्लूड करने की बात चल रही है। भूमिहार कम्युनिटी कभी भी अपने आप को पिछड़ा नहीं मानती है, लेकिन चुनावी राजनीति के लिए इनको भी ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि भाई तुम्हें हम पिछड़े का दर्जा दे देंगे और तुम्हें भी आरक्षण मिल जाएगा। अभी मुझे मतलब कुछ सेंस नहीं बैठ रहा है। जो आपने कहा ना कि भाई ये धीरे धीरे क्या ये जातियां इंक्लूड करते जा रहे हैं। अभी यूपी में योगी जी ने कुछ लिस्ट निकाली थी 40-45 सरनेम्स की, कहते अब इनको भी दे दो ओबीसी में, ऐड कर दो इसमें। उसी में कुछ मुस्लिम्स भी थे या कुछ ऐसा भी था। तो ये सिर्फ ऐड किए जा रहे हैं। जब 100% होगा तो मेरे हिसाब से उस टाइम पे ये होगा। अब मुझे इसी बात की चिंता है। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि जनरल कैटेगरी को बहुत ज्यादा सफर करना होगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी की 80-90% जो पॉपुलेशन है ना वो ओबीसी बन चुकी होगी कुछ सालों में। वो अपने अपने ऊपर लिख के चलेंगे हम पिछड़े हैं। जो बचेंगे ना 5-7%, वो है प्योर इंटेलेक्चुअल लोग। और उसी को खत्म करने की, असल में ये सामान्य वर्ग को खत्म करने की साजिश नहीं है आरक्षण। असल में ये साजिश है हर उस व्यक्ति को खत्म करने की जो ये कहे कि भगवान राम है, माता सीता है, कृष्ण है, वेद है, पुराण है। इसकी बात करने वाला जो भी व्यक्ति होगा उसको कह देंगे तू ब्राह्मण है, तुझे नहीं देंगे आरक्षण। आप देखिए 1992 से पहले ओबीसी भी अपने आप को जनरल कैटेगरी बोलता था। सिर्फ आरक्षण के लिए उसने अपने आप को पिछड़ा पिछड़ा कहना शुरू किया, और अब उनमें से आधे लोग भगवान राम को मानने से मना कर रहे हैं। ये पिछड़ेपन के लालच ने हिंदुओं से नफरत करने की जो वो है प्रवृत्ति बढ़ाई है। हिंदू देवी देवताओं से नफरत करने की प्रवृत्ति बढ़ाई है। धीरे धीरे ये हिंदुत्व को खत्म करने की बात है, ये किसी को उठाने की बात नहीं है। जब कोई भी भगवान राम का नाम नहीं लेने वाला बचेगा, तब कहेंगे हमारे देश में अब जातिवाद नहीं बचा, अब हमारा देश संभल गया है, क्योंकि अब कोई भगवान राम का नाम नहीं लेता। ये है असली कहानी, ये है असली साजिश। ये होने वाला है आज से कुछ सालों बाद, और मेरे ख्याल से 90% आरक्षण होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। नहीं देखिए, जो एससी एसटी और ओबीसी उसमें भी हिंदूज तो हैं, ऐसा नहीं नहीं है, हिंदूज हैं।
लेकिन ये है कि भाई अब आप बोल रहे हो कि खाली हिंदूज में ही कास्ट सिस्टम होता है, तो फिर दूसरे रिलीजियस लोगों को क्यों ला रहे हो? हिंदू को ही रखो, हाँ, राइट, राइट। और अगर हिंदू को ही रखो। नहीं भी होता, अगर मान लो उनके और अंदर है अगर भी, वो मान लीजिए बोल रहा है मुसलमानों में कि है मैं भी। हिंदू नहीं हूँ, नहीं, अगर वो बोल हाँ, रहा है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, तो आरक्षण से बाहर करो, क्योंकि अब हम खराब है, हाँ, कर हिंदू खराब है, हाँ, हिंदू जातियों में बांटता है, हिंदू एकदम गंदा रिलीजन है, सब कुछ ठीक है। तो फिर हिंदू हाँ, धर्म है, तो अगर आपको हिंदू धर्म को यूँ बोलना है कि भाई हम हिंदू नहीं हैं, ठीक है? तो ठीक है, आप हिंदू नहीं हो, नो इश्यू, हम कोई देखो हम कोई किसी को रोकते नहीं है, यार करेक्ट। आपको जो बनना है बनो, ठीक है? हमारा तो ये है भाई मिल-जुल के रहना है, बट आपको अगर ऐसा है कि आप हिंदू नहीं हो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। पर फिर आप रिज़र्वेशन नहीं माँगो, क्योंकि हिंदू की गलतियों की वजह से ही रिज़र्वेशन मिला है। तो हम गलत हैं, हम गंदे हैं, तो अगर आप अपने आप को हिंदू नहीं मानते तो रिज़र्वेशन भी मत लो। दलित कुछ भाई कुछ इस बात क्रिश्चियंस के में कुछ। दलित नहीं होते। नहीं, नहीं, सुनिए, क्रिश्चियन में हम्म। दलित नहीं होते, इस्लाम में दलित नहीं करेक्ट। हाँ। होते, वो तो सबको एक ही तरीके से देखते हैं। दूसरे रिलीजन में भी हम्म। दलित नहीं होते, दलित तो हमारे हिंदू में होते हैं। करेक्ट। अगर हाँ। आप बोलते हो कि दलित हिंदू में नहीं होते, दलित एक अपने आप में एक धर्म है या जाति है, तो फिर यूरोप में और बाकी देशों में तो नहीं है, खाली इंडिया में ही है। तो यानी हाँ। वो बने तो यहीं से ही है, ठीक है? तो आप नहीं करेक्ट। मानते, हाँ। कोई इश्यू नहीं है। बट आप क्रिटिसाइज़ करो, ठीक है, लेकिन फिर आप रिज़र्वेशन भी मत लो, जो हम दे रहे हैं कि भाई हिंदू धर्म में होने में आपका जो नुकसान है, उसकी भरपाई हम आपको कर रहे हैं। मैं आपको इससे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे बताया था, वो वो बनाती है, क्या बोलते हैं, क्रिसमस मनाती है। तो मैंने उससे कहा कि मुझे पता था कि तू हिंदू है, तो क्रिश्चियन कब से हो गई? तो मुझे कहा उसने कि नहीं नहीं, कि हम लोग बहुत गरीब थे, और उस वजह से हमारे ऊपर जो कहते हैं ना कि बहुत दिक्कत रहती थी, तो हमें किसी ने मदद की और तब कहा कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ। तो राइस बैग थ्योरी आपने सुनी होगी, है हाँ, ना? हाँ, हाँ, तो हाँ। उसी का परिणाम था। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि हाँ, अगर मैं अपने समाज के लोगों का ध्यान नहीं रखूंगा, तो कोई और उनको अपनी तरफ खींच के ले ही जाएगा। तो मैंने ये तर्क अपने एक दोस्त को दिया। मैंने कहा यार, बात तो सही है कि अगर हमने ही अपने समाज के लोगों का ध्यान रखा होता, तो फिर कोई उनको अपनी तरफ नहीं ले जाता ना। तो इस पे भी उस मेरे दोस्त ने बड़ा अच्छा तर्क दिया। कहा कि भाई तुझे पता है, मंदिरों को छोड़कर, मंदिरों को छोड़कर कोई भी और धर्म ऐसा नहीं है जिसमें सरकार का वो हो, मतलब सरकार का कंट्रोल हो। यानी कि हर धर्म के लोग अपने जो उनके जो भी हैं, गुरुद्वारे या मस्जिद या जैसा भी है, चर्च, इनके रुपयों का इस्तेमाल सामाजिक कार्यों के लिए कर सकते हैं। मंदिर वाले नहीं कर सकते, पुजारी नहीं कर सकता ये काम। यानी कि हमें ये अवसर भी नहीं दिया जा रहा। मंदिरों में बहुत चंदा है, बहुत रुपया है। अगर हमारे मंदिर हमारे हाथ में दे दो, तो उससे हम अपने समाज का भला खुद ही कर देंगे भाई। हुँ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब हमें अपने समाज का मतलब भला करने भी नहीं दिया गया है। जो मंदिरों को बदनाम किया गया है, मंदिरों का रुपया तो है ना, ब्राह्मणों के पास नहीं पड़ा हुआ है, सरकार अपनी जेब में लेके बैठी हुई है। हम कैसे किसी का भला कर दें भाई? जो मंदिरों को गाली देते हैं ये लोग। तो वो वाली बात है। बिल्कुल सही बात है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो सत्यजीत जी, हम अपनी चर्चा को अभी यहीं विराम देते हैं। देखिए गाइस, हमने जी। ये फैक्ट्स एंड फिगर पे, अगर आप सोचो कि ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर है, ये नहीं, ये नॉर्मल एक 2 लोगों का डिस्कशन है और 2 लोगों का अपना एक यू कैन से फ्रस्ट्रेशन है कि यार ये हो क्या रहा है? हम चाहते हैं, मोदी जी बोल रहे हैं कि भाई 2047 में हमको विकसित भारत करना है, हमको डेवलप्ड कंट्री बनना है। तो उसके लिए सब लगे हुए हैं, ये जॉब कर रहे हैं, मैं जॉब कर रहा हूँ, आप भी जो देख रहे होंगे आप भी कर रहे हो। लेकिन फिर आपको लगता है कि यार ये क्या, हम कहाँ फँस गए हैं? क्या फँसने वाला है, यानी कहाँ हम क्या बात कर रहे हैं? हमको क्या बात करनी चाहिए थी, हम क्या बात कर रहे हैं? क्या डिबेट करनी चाहिए थी, हम क्या डिबेट कर रहे हैं? जिसको मिल रहा है, आई एग्री, लोगों को ज़रूरत है, और जीत जी भी इसमें एग्री हो रहे हैं कि भाई जिसको ज़रूरत है, उनको ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल है, लोगों का जो एकदम ट्राइबल्स हैं या फिर जिनके शेड्यूल कैटेगरी में, या फिर जो आज के जनरल कैटेगरी है लेकिन वो झोपड़ी में रहते हैं, उनको भी ज़रूरत है। तो उनको आप दो, इंस्टेड ऑफ जस्ट आप बोल रहे हैं कि भई ये जाति में है तो आपको रिज़र्वेशन देना है, भले उसके पास कितना भी पैसा हो या कुछ भी हो, जस्ट जाति है तो देना है। तो वो चीज़ों पे हमको ध्यान देना है।
अदर देन कि हम बस खाली उसमें वोट बैंक के लिए आप कुछ भी बढ़ाए जा रहे हो, तो ये डिस्कशन होना ज़रूरी है, जो हमने अभी डिस्कशन किया है, ये डिस्कशन होना, लॉजिक लगाना ज़रूरी है। आपका क्या कहना है सत्यजीत जी? जी, जी, मैं भी अपनी बात यही कहकर खत्म करना चाहूँगा कि मैं जो भी लोग ये वीडियो देखें, मेरा उनसे सिर्फ़ यही निवेदन है कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा कीजिए। यह मान के मत बैठ जाइए कि सच में अत्याचार हुआ था और आरक्षण से जातिवाद खत्म होगा, अगर होता भी है जातिवाद। इसके बारे में चर्चा कीजिए, तर्क-वितर्क कीजिए, तो सारी बातें पता चलेंगी। बस मैं इतना ही कहूँगा और मैं लोगों से बस यही निवेदन है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में बातचीत कीजिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो थैंक यू गाइस, आपको ये वीडियो देखने के लिए, एंड होप सो हमारे चीज़ें, हमने जो डिस्कशन किया है वो आपको पसंद आया होगा, हमारे तर्क वितर्क जो भी हैं वो आपको सही लगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हमने ज़्यादा एक्सेजरेट किया है या फिर हमारी बातें गलत लग रही है आपको, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारा डिस्कशन ये चलता रहेगा, सत्यजीत जी को मैं बुलाते रहूंगा और हमारा डिस्कशन आगे भी चलता रहेगा। हम उस टॉपिक पे उस टाइम डिस्कस करेंगे, रेदर देन अगर आप कोई गुस्सा आ रहा है तो गुस्से में कुछ करे भी ना, आप खाली हमको बता दीजिएगा। मेरा ये एक्स का अकाउंट है, फैक्ट्स विद दिनेश, मेरा यूट्यूब चैनल आप जिसमें देख रहे हैं, आप नीचे कमेंट करके देख सकते हैं। या सत्यजीत का भी जो एक्स का अकाउंट है वो सत्यजीत जी के नाम पे ही है, सत्यजीत नाम पे ही है। तो आप वहां पे भी जाके उनको बोल सकते हैं कि भाई नहीं, ये चीज आप ये इस तरफ से भी बोल सकते थे या फिर ये भी चीजें ऐड कर सकते थे, तो वो हम करेंगे और उसको पूरे तरीके से हम इसको सामने आपके चीजें रखेंगे। ऐसा नहीं कि हम कोई कास्ट के अगेंस्ट में है। आपने हमारी पूरी डिस्कशन में देखा होगा कि हम लोग ने किसी के अगेंस्ट में नहीं बोला, हमने बोला कि जो इस पे राजनीति हो रही है, जो इसका एक सिस्टम बनाया हुआ है, उसको रिवर्क करने की जरूरत है, उसको रिविजिट करने की जरूरत है, कि हमको कैसे अब आगे बढ़ना है, वो चीज का हमारा डिस्कशन है। ठीक है जी, सत्यजीत जी। जी, जी, बहुत-बहुत चलिए धन्यवाद, सत्यजीत आपने जी, मौका दिया। आपसे मिलते। जी, जी, मुझे मतलब मौका देने के लिए धन्यवाद, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ अब सभी तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा। बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल, जय श्री राम। धन्यवाद सत्यजीत जी, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम।